हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समाज शास्त्र के प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराएंगे। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? जो जन्म दर है, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर हमारा है, जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान हुए जीवित जन्मों यानी जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में हजार की संख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है, उसे जन्मदर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जन्मदर कहते हैं। और ये जो प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताना है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र के लिए। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। चाहे आप 12th 12 वालों के लिए समाजशास्त्र, तो मैं बताने वाला हूँ आज आधुनिकीकरण की विशेषताएं। तो कैसे हैं आप लोग देखिए। आधुनिक होने का तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धति को अपना कर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो। कई विद्वानों की आधुनिकीकरण सूची तैयार की है। तकनीकी अभिवृद्धि, प्रौद्योगिकी प्रगति, मानवता, उच्च सहभागिता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन। आप लोग आधुनिकीकरण की विशेषताएं में आप लोग इतना ही लिख लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे ही 8 नंबर में पूछा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा रहा, तो आप लोग हेडिंग डाल कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन के बारे में कुछ 2 4 5 लाइन लिख सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण का अर्थ बताइए तथा भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो पश्चिमीकरण का अर्थ बताइए तथा इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व के पश्चिमी देशों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अन्य परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। वहाँ की संस्कृति, तकनीकी, संस्थान, ज्ञान, व्यवसाय के आधार पर परिवर्तन होना पश्चिमीकरण का कारण है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पश्चिमीकरण के लक्षण या विशेषताएं मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पश्चिमीकरण के लक्षण या विशेषताएं, सबसे पहले नंबर 1 है भौतिकवाद। इसमें अध्यात्मकवाद को अधिक बल नहीं दिया गया है। इसमें जो अध्यात्मक है उसको अधिक बल नहीं दिया गया है। अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या कहता है। दूसरा है वो है नगरीकरण। विकास के कारण नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। विकास के कारण नगरों में संख्या की वृद्धि हुई। और तीसरा है औद्योगिकीकरण। मौलिक अधिकार की मान्यता, यातायात के साधन, शिक्षा प्रसार, स्त्रियों एवं पुरुषों में समान अधिकार, कर्म की प्रधानता, वैज्ञानिक पद्धति का अंधविश्वास अभाव। अब मैंने आप लोगों को इसमें 9 हेडिंग बता दिया। आप लोग इन 9 हेडिंग के बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तो आपको 30 लाइन हो जाएंगे। लगभग 30 लाइन में आप लोगों का एक पेज भर जाएगा। आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। संस्कृतिकरण आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी, ये आप लोगों को बताना है। जो संस्कृतिकरण शब्द के साथ भारत सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास का नाम जुड़ा है। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें समाज के निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों की जीवन पद्धति,
आदर्श विचारधारा का अनुकरण सफल करते हैं। इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। पंथ निरपेक्षीकरण क्या है? पंथ निरपेक्षीकरण या धर्म निरपेक्षीकरण क्या है? भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है। जो भारतीय संविधान है इसमें सभी धर्मों को समान माना गया है। सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार भी है। और पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में जो कुछ पहले माना जाता था अब उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन आज समान धर्म जात क्षेत्र आदि के वैश्वीकरण अलगाव के रूप में दिखाई देती है। तो आप लोगों से यह मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग इनकी एक नोट्स बना लो ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह का क्या अर्थ है? समाज में कुछ संगठित समूह को अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानून को पारित करने या किसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह हितों की रक्षा कर सके। राजनीतिक शास्त्र में दबाव समूह कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करने लेना और इनके एक नोट्स बना लेना ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। संदर्भ समूह किसे कहते हैं? हमारा अगला नंबर प्रश्न है संदर्भ समूह किसे कहते हैं? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? एक संदर्भ समूह का एक ऐसा समूह अथवा व्यक्ति होता है जो अपने समूहों को व्यवहार आचरण मनोवृत्ति को निर्धारित कर सके। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी में। इसमें अति लघु उत्तरी में आप लोग इसे जरूर याद करके ही जाना। अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य है? सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को इस अधिनियम को राइट टू इंफॉर्मेशन को पारित किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचनाओं का पाने का अधिकार जो सूचना का अधिकार लागू करने वाला राष्ट्र के अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला प्रश्न नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बतानी है। आप लोगों को नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताएं। नगरीय समाज में जनसंख्या घनी होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। और दूसरा है नगरों में विभिन्न धर्मों मतों संप्रदायों जातियों वर्गों प्रजातियों भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है नगरीय समाज में औपचारिक और विद्युतीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न है एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार से क्या आशय है? साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके तथ्यों को संकलन करता है। यह साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने की मीटिंग है। इसके माध्यम से सूचनादाता की निहित व्यक्तिगत सूचनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारा प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण आज के वैज्ञानिक युग की एक प्रमुख विशेषताएं है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख पद्धति है
जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा दशाओं की बड़ी सावधानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है? सांस्कृतिक विविधता से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या क्षेत्र में एक ही समय पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। सांस्कृतिक विविधता वाले समाज या देश में रहन-सहन, खान-पान, धार्मिक, भाषागत एवं भौगोलिक विचारधाराओं तथा कलाओं की विविधता पाई जाती है, तो सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो आप लोग इन सभी को याद करने के लिए एक नोट्स बना लो ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।